नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो क्लास हमने शुरू की है, उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में हमने 25 सबसे बेहतरीन सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर करवाया था, तथा भाग 2 में आज हम फिर से 25 और जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है जो आपका ऑफिशियल पाठ्यक्रम है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 का, उसमें यह बताया गया है कि 25 प्रश्न आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान के यानी कि जनरल साइंस के। तो सामान्य विज्ञान की कंप्लीट तैयारी को करवाने के लिए ही इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जनरल साइंस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का संयोजन कितना प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन जो गैस है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। फिर सेकेंड नंबर पे लगभग 21% जो है पाई जाती है ऑक्सीजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रोजन 78%, और दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन 21%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आवर्त सारिणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल खंड होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं, इनको वर्ग या समूह के नाम से जाना जाता है। इनको वर्ग कह लीजिए या समूह कह लीजिए, इनको कहा जाता है। जो वर्टिकल खंड होते हैं इनको कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है, उसको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। जो आवर्त सारिणी होती है उनमें जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन को हम आवर्त कहते हैं। वहीं जो आपके ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन होती है उसको समूह या वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? इसमें किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक जो है हमें दिखाई पड़ती है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो बादल की गर्जन के सुनाई देने से पहले ही हमें जो है बिजली की जो चमक है वह दिखाई पड़ जाती है। इसका मेन कारण क्या होता है? जो प्रकाश की चाल होती है वह ध्वनि से ज़्यादा होती है। इसी कारण से गर्जन से पहले ही जो प्रकाश की चमक होती है उसको हम देख लेते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का जो वेग होता है वह जो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसी कारण से यह चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है, इसीलिए बिजली की चमक को हम तक पहुँचने में कम समय लगता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण है वह प्रयोग होता है अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अवतल दर्पण होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो प्रयोग है दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? मतलब वायरस से नहीं फैलता है कौन सा रोग, उसकी आपको पहचान करनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो रोग है वह वायरस से होता है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वायरस से कौन सा रोग इसमें से नहीं होता है।
तो पीलिया जो बीमारी होती है, यह आपका जो पीलिया है रोग, यह आपका किससे होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पीलिया जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो पहला तो आपका वायरस जनित रोग हो जाएगा। टाइफाइड आपका किससे फैलता है? तो जो टाइफाइड है यह आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा है जो इन्फ्लुएंजा है यह आपका किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा आपका फैलता है विषाणु से, तो यह वायरस से होता है। इसके अलावा जो गलसोत है यह भी आपका विषाणु यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। तो इसमें से जो आपका टाइफाइड है यह विषाणु से नहीं फैलता है, बल्कि यह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाला रोग है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो है यह वायरस से नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन सा एक स्पर्शजन्य रोग नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है स्पर्शजन्य रोग नहीं है। तो टाइफाइड आपका स्पर्शजन्य रोग है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, लेकिन जो हिस्टीरिया है यह स्पर्शजन्य रोग नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, इनको हम संक्रामक रोग के नाम से भी जानते हैं। तो टाइफाइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा आपका स्पर्शजन्य रोग हो जाएंगे, लेकिन जो हिस्टीरिया है यह स्पर्शजन्य रोग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पानी के अस्थायी कठोरता का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? तो पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है उसका मेन कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं उनका घुलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो घुलनशील लवण होते हैं यही जो है जल के यानी कि पानी के अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। तथा पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं, यानी कि उबाल कर जो है पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होती है। पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबाला जा सकता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो आपके दोस्त ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मध्य हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है किस गैस का जो है अवशोषण करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है पौधे अवशोषण करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरसोनिक जो विमान होते हैं यह किसको हानि पहुंचाते हैं? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीट का संबंध किस वर्ग से है? जो कीट हैं ये किस वर्ग से आते हैं आपसे पूछा गया है। कीटों का संबंध किस वर्ग से हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थोपेडा। आप लोग याद रखिएगा, जो कीट होते हैं ये आर्थोपेडा युग से संबंधित होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कीट वर्ग होते हैं ये आपके आर्थोपेडा से संबंधित होते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो आर्थोपेडा है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो आर्थोपेडा है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, और इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है कीट वर्ग। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कीट वर्ग होता है यह आर्थोपेडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? झींगा हो गया, मकड़ी हो गया, मक्खी हो गया, बिच्छू, केकड़े, मच्छर, तिलचट्टा, मधुमक्खी, तितली, ये सभी आपके कनखजूरा, ये सभी आपके
कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है? यहाँ पे सदिश राशि की आपको पहचान करनी है। तो वेग आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल है और बाकी के तीनों द्रव्यमान, समय और लंबाई आपकी ये तीनों जो हैं ये अदिश राशियां हैं। बाकी जो वेग है ऑप्शन ए वाला यह सदिश राशि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिन भौतिक राशियों की मात्रा और जिन भौतिक राशियों में मात्रा और दिशा दोनों होती है उनको हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोणीय संवेग, ये सभी जो है सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो रक्त जो है अम्लीय होता है। पहला जो कथन दिया गया है कि रक्त अम्लीय होता है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। रक्त अम्लीय नहीं होता है बल्कि हमारा जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। रक्त किस प्रकार का होता है हमारा? तो रक्त जो है क्षारीय होता है। तो पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा कथन क्या हो जाएगा? पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है? अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। जो अमाशय रस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पाया जाता है। चौथा कथन क्या है? पित्त रस जो है क्षारीय होता है। चौथा कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो कथन दिया गया था रक्त अम्लीय होता है, यह गलत दिया गया था। रक्त अम्लीय नहीं बल्कि रक्त जो है क्षारीय होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, यह हेनरी बेकुरल ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का जो प्रतिपादन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट ओपनहाइमर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? इसमें से किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने में होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्टीमीटर का जो प्रयोग है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? इसमें से उस विटामिन की आपको पहचान करनी है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन सी है यह गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, इसे भी आप याद कर लीजिए। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है यह कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1808। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1808 में डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज करी गई थी 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा। तो दोनों आप याद कर लीजिए। 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। वहीं 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच से गुजरने पर प्रकाश का वह कौन सा रंग है जिसकी गति जो है धीमी हो जाती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। बैगनी रंग की जो गति होती है वह धीमी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं और जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसकी डिटेल यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य को हम वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, इसलिए यह कांच से सबसे कम गति से गुजरता है। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह कांच से सबसे अधिक गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकिल मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और निकिल। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है यह किस प्रकार का बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है यह किस प्रकार का बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस की भांति यह बर्ताव करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है यह अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस के तरह व्यवहार करता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपने देखा होगा कि कार की सीट के बगल में एक छोटा सा मिरर लगा होता है। तो वह जो मिरर होता है उसमें जो है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि पीछे का जो यातायात होता है उसको देखने के लिए उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंद्रधनुष में टोटल कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 7 रंग कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। VIBGIOR, विबग्योर, यानी कि यहाँ पे वी से वायलेट हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो और ओ से आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा और आर से रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे आप चलते हैं तो यहाँ पे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैगनी, ये टोटल जो है 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के। इनको आप याद रख लीजिए। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का, उसके जो है हमने 25 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।